धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल से होलाष्ट प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए 8 दिन तक शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। इसे लेकर आपके लोकप्रिय चैनल फास्टैग धौलपुर की टीम के सहयोगी रजनीकांत शर्मा के साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप शर्मा के द्वारा होलाष्ट को लेकर पंडित योगेश शास्त्री लुत्प्रा वालों से विशेष बातचीत की गई, जिसे आप खुद सुनिए। फागुन का महीना है, होली आने वाली है। पुराणों के मुताबिक हमारी परंपरा है कि होली से पहले होलाष्टक लगते हैं। तो होलाष्टक को लेकर के हमारे क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित योगेश शास्त्री जी लुत्प्रा वाले हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में हैं। आइए हम पंडित जी से बात करते हैं, क्या है होलाष्टक। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। फास्टैग में आपका स्वागत है। हम आपसे बात कर रहे हैं होलाष्टक को लेकर के। होलाष्टक क्या है, कब से लगनी है, इसका क्या प्रभाव रहता है, हमें क्या चीज वर्जित है, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ प्रदीप जी नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया है वो वास्तविक सत्यता के लिए किया है, क्योंकि हमारे जो समाज है उसमें अंधविश्वास अधिक है। क्योंकि ये जो होलाष्टक है वो फाल्गुन सुदी अष्टमी से यानी 14 मार्च से प्रारंभ होकर के और 20 मार्च तक रहने वाले हैं। उसमें जो 14 मार्च से प्रारंभ होंगे वो प्रभावी 15 मार्च प्रातः सूर्योदय से होने वाले हैं और 20 मार्च को ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक कारण है कि मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार उसमें बिपाशा, सतलज और इरावती, सोतुद्र और पंजाब की जो रावी या ब्यास नदियां हैं या त्रपुष्कर देश हैं, वहाँ ये होलाष्टक वर्जित हैं। ये होलाष्टक 8 दिन के होते हैं, अष्टमी से पूर्णमासी तक, इसलिए शास्त्रों में इसको निषेध माना है। लेकिन अपने क्षेत्र में यद्यपि हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिद्वार में गंगा जी हैं और पास में यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर पर यमुना जी हैं, इसलिए अपने क्षेत्र में ये कुरीति नहीं माननी चाहिए। लेकिन कई वर्षों से, क्या बहुत समय से, यानी बूढ़े बड़ों की, यानी इसको कहा जाए अपने सामाजिक कुरीति यानी क्षेत्र की कुरीति, उसके अनुसार यहाँ विवाह शुभ कर्म वर्जित हो जाते हैं। बाकी अपने यहाँ ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा मानते हैं, लेकिन अपन को ऐसा नहीं मानना चाहिए। अच्छा, ये होलाष्टक का होली का क्या संबंध है, कब से लागू है, क्या है होलाष्टक? जब हिरण्याकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसने प्रहलाद जी को इसी पूर्णमासी के दिन और अपनी गोद में लेकर के बैठी थी, तो वह प्रहलाद जी पर जो शॉल उसके ऊपर पड़ गई और प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई। इसलिए हम ये चाहते हैं संसार में कि जो गंदगी है, बुराई है, उस पर अच्छाई की जीत होती है। आज हम देखते हैं कि पूरे शहर की, गांव की जो गंदगी है उसको हम डांडे पर इकट्ठा करते हैं और उसमें एक माचिस की तीली लगा देते हैं। जो सत्कर्म होता है वो सत्य रह जाता है और जो दुष्कर्म है वो नष्ट हो जाता है। अच्छा, ये लोगों को मानना चाहिए कि नक्षत्र होते हैं वो प्रभावी रहते हैं इसमें, इसलिए ऐसे मानते हैं, क्या रहता है? क्या है, जो वास्तविक ये है कि दुष्ट नक्षत्र होते हैं या दुष्प्रभाव होते हैं वो हमेशा समाज के ऊपर प्रभावी होते हैं। इसलिए समाज चाहता है कि कोई भी गलत कार्य हमारे ऊपर, हमारी नवीन पीढ़ी के ऊपर या हमारे समाज के ऊपर कोई ऐसा योग न पड़े जिससे हमको उसकी आपत्ति सहन करनी पड़े। जो आपने बताया कि हमारा यह क्षेत्र है वो गंगा यमुना के किनारे है, तो यहाँ वर्जित नहीं है, तो क्या माने, लोगों को शुभ कार्य करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब क्या है, लेकिन एक शास्त्र के अनुसार आता है कि जब मीन का शुरू प्रारंभ हो जाता है, मीन का सूर्य हो जाता है, तो विवाह इत्यादि शुभ वर्जित होते हैं। और जैसे ही मेष का सूर्य 14 अप्रैल से आ जाएगा तो विवाह इत्यादि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। वैसे नवरात्राएं जो हैं वो 6 अप्रैल से आएंगी, जिसको हम नव संवत्सर कहते हैं, और 14 अप्रैल से मेष के सूर्य आ जाएंगे और मेष के सूर्य आने से अपने विवाह इत्यादि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 8 दिन के लिए सेनाइयां बंद हो जाएंगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें समय दिया, थैंक यू इसके लिए। तो ये थे हमारे पंडित जी योगेश शास्त्री जी, इन्होंने आप सभी को बताया होलाष्टक के बारे में। इनका बहुत बहुत फिर से स्वागत है, धन्यवाद।
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सुबह सड़क मार्ग से धौलपुर से जयपुर के लिए रवाना हो गई। रवाना होने से पूर्व राजे ने भाजपा के कई पदाधिकारियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि राजे 7 मार्च शाम को 12 से शिवपुरी ग्वालियर होते हुए धौलपुर आई थी। तब से राजे अपने निज निवास राजनिवास पैलेस में ही निजी कार्यों में व्यस्त। धौलपुर से रवानगी से पहले पूर्व सीएम ने राजनिवास पैलेस के मुख्य द्वार पर भाजपा के पदाधिकारियों से मुलाकात की। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी फीडबैक लिया। इस दौरान राजे ने पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना हो गयी। लोकसभा आम चुनाव 2019 में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने धौलपुर का मास्कट लोगो डॉल्फी पोस्टर का कलेक्टर सभागार में समारोह पूर्वक विमोचन किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि चंबल नदी का डॉल्फिन धौलपुर के लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र व धौलपुर की पहचान है। मतदाता जागरूकता के साथ साथ डॉल्फी महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी देती है। चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया डॉल्फी के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने वाले संदेशों को प्रसारित करवाने का कार्य करें तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों कार्मिकों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता के लिए एक नया स्लोगन फी आई डॉल्फी आई 100% मतदान का संदेश लाई का संदेश दिया। स्वीप नोडल अधिकारी शिवचरण मीणा ने कहा कि डॉल्फी मॉस्कट के पोस्टर स्टिकर समस्त राज्य की कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं यातायात के साधनों पर लगाए जाएंगे, जो मतदाताओं को 100% मतदान का संदेश देंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 में जिले में 100% मतदान के लक्ष्य को पाने के लिए अन्य नवाचारों को शामिल करते हुए मतदाता जागरूकता का कार्य किया जाए। जिले के मनिया थाना इलाके में आज दोपहर एक ट्रक ने एम्बुलेंस चालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक एमपी के ग्वालियर का रहने वाला युवक रवि जो के एम्बुलेंस पर चालक था, किसी मरीज को लेकर दिल्ली गया हुआ था। आज जब वह वापस ग्वालियर आ रहा था तभी मनिया कस्बे के पास वह एम्बुलेंस से टॉयलेट करने उतरा था। जब वह वापस एम्बुलेंस में बैठ रहा था तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए लाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसके बाद मनिया थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों को उसकी सूचना दी और परिजनों के चिकित्सालय पहुंचने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। धौलपुर शहर से गुजरने वाले NH 3 पर तोर दानेयाल गांव के पास आज सुबह तेज गति से आ रही एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मनिया थाना इलाके के गांव मोगर का पुरा के निवासी 3 युवक दिहाड़ी मजदूरी करने धौलपुर आ रहे थे। तभी तोर के पास हाईवे पर दिल्ली से बाड़ी स्थित संत नगर जा रही एक तेज गति कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक बलविंदर सहित 2 अन्य साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस को इसकी जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर कार को जब्त कर लिया है। सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या हुआ था? गांव से आ रहे थे हम। कौन से गांव से? मुगरवारा गांव से। और तोर पे पीछे से मारुति ने टक्कर मारी है। हम 3 लोग घायल हुए हैं, 2 बुरी तरह घायल है, एक थोड़ा ठीक गंभीर, थोड़ा सा हल्का है। बसई नवाब में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित होने वाले कंस मेले को लेकर ग्राम पंचायत तैयारी में जुटी हुई है। मेले की व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाना है, जिसको लेकर 15 मार्च के दिन ग्राम पंचायत पर आमजन की बैठक रखी गई है। ग्राम पंचायत बसई नवाब की ओर से नगला हरलाल व बसई नवाब के नागरिकों को इस बैठक में बुलाने के लिए आह्वान किया है। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से मेले की कमेटी का गठन किया जाएगा। यह जानकारी सरपंच प्रतिनिधि हरीश कुशवाहा ने दी। हर वर्ष की भांति ग्राम पंचायत बसई नवाब में इस वर्ष भी कंस मेला की पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 15 मार्च 2019 शुक्रवार को ग्राम पंचायत बसई नवाब एवं ग्राम पंचायत नगला हरलाल के गणमान्य नागरिकों एवं वार्ड पंचों की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी भाग लें। परिवहन विभाग धौलपुर खनिज परिवहन में लिप्त ओवरलोड वाहनों से जुर्माना वसूलेगा। इसे लेकर विभाग ने वाहनों की सूची तैयार कर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग खनिज परिवहन में लगे उन वाहनों से जिन्होंने लगातार ओवरलोड संचालन किया है
अब इनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। वर्मा ने बताया कि मुख्यालय से ऐसे लगभग 500 वाहनों की सूची प्राप्त हुई है। सूची में बताया गया है कि किस वाहन ने कहां से कितने वजन का माल लोड किया था, वाहन के भार क्षमता के हिसाब से ओवरलोड कितना है और ओवरलोडिंग में वाहन के कितने फेरे लगे हैं, ओवरलोड के हिसाब से कितना जुर्माना बनता है, यह भी बताया गया। उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकतर वाहनों ने बार बार भार क्षमता से ज्यादा माल भरकर फेरे लगाए हैं। सूची में दी गई जानकारी के अनुसार जुर्माना वसूलने से विभाग को करीब 25 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। कार्यालय द्वारा ऐसे वाहनों के वाहन स्वामियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी वर्मा ने बताया कि ऐसे वाहन स्वामी 31 मार्च तक अपने वाहनों के बकाया चालानों को विभाग द्वारा एमएनएसटी योजना के अंतर्गत निस्तारण करवाकर लाभ ले सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित बीएससी पार्ट द्वितीय एवं तृतीय के परीक्षार्थियों की वनस्पति शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा 16 मार्च को राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में आयोजित की जाएगी। कॉलेज प्राचार्य ने बताया कि संबंधित छात्र छात्राएं विस्तृत जानकारी के लिए महाविद्यालय के वनस्पति विभाग में संपर्क करें। नमस्ते, मैं ईवीएम हूँ। मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मेरा नाम थोड़ा लंबा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, लेकिन सब मुझे ईवीएम कहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसे बनी हूँ और कैसे मदद करती हूँ? मेरे दिमाग या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप लगी हुई है, जिसे ना तो पढ़ा जा सकता है, ना ही उसे बदला जा सकता है। दूसरे, मुझे किसी नेटवर्क से, दूसरे सिस्टम से या इंटरनेट से जोड़ा नहीं जा सकता, जिसका मतलब ये है कि वायर के साथ या वायरलेस तरीके से मुझे अपने मन मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। अपने निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मुझे सुरक्षा और जांच के कई चरणों से गुजरना होता है, जो चुनावों में इस्तेमाल से पहले भी किए जाते हैं। कई चरण, चलिए आपको इस सारी प्रक्रिया से मिलवाते हैं। FLC पहले चरण की जांच BEL और ECIL के इंजीनियरों द्वारा की जाती है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि मेरे सारे पार्ट असली हैं और मैं ठीक से काम कर रही हूँ। उसके बाद फाइनल की तैयारी के लिए मेरा मॉक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा अकस्मात चुनी गई ईवीएम में कम से कम 1000 वोट डाले जाते हैं। मतदान के लिए जाने वाली ईवीएम को निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर राजनीतिक दलों के उपस्थिति में एक सॉफ्टवेयर द्वारा यादृच्छिक तौर पर नियत किया जाता है। इसलिए कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन सी ईवीएम किस निर्वाचन क्षेत्र में जा रही है। अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम मतपत्र वाली यूनिट पर वर्ण क्रमानुसार नियत किए जाते हैं। मतदान के शुरू होने से पहले मैं हर उम्मीदवार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कम से कम 50 मतों का मॉक पोल एक और बार करती हूँ। हर चरण पर मुझे पेपर सील से सील किया जाता है और राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवार उस सील पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। मतदान के बाद उन्हें मेरे साथ स्ट्रांग रूम में जाने की अनुमति होती है, जिसे सील किया जाता है। मतदान के बाद और मतगणना के दिन मतों की गिनती उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होती है। अतः प्रत्येक चरण में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि और उम्मीदवार सक्रिय भागीदार होते हैं और प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। पिछले कुछ सालों में 5 विभिन्न उच्च न्यायालयों ने मेरी शुद्धता पर उठने वाले सवालों वाली विभिन्न याचिका पर गौर किया। ये सभी 5 न्यायालय इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मैं भरोसेमंद, विश्वसनीय और छेड़छाड़ मुक्त हूँ। भारतीय निर्वाचन आयोग की ईवीएम के इस्तेमाल के जरिए चुनावों की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने की अविचल कर्मठता ही राष्ट्र का गौरव है। उपखंड अधिकारी कार्यालय रायखेड़ा में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 5 मार्च से 18 मार्च तक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का नियमित प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत आज राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों को ईवीएम एवं वीवीपैट की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि कर्मचारियों को स्वीप कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना है, जिससे लोकतंत्र के महापर्व में अधिकाधिक मतदान हो सके। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामवीर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गंगा सिंह गुर्जर, साक्षरता प्रभारी दिनेश शुक्ला, प्रमोद जैन, भारत शुक्ला, अशोक चौरसिया, विजय दीक्षित, सरोज शर्मा, चंद्रकांता, कृष्णा देवी आज सरकारी कर्मचारियों के अलावा ईवीएम एवं वीवीपैट प्रभारी सियाराम, कार्यालय के महावीर सिंह, हेमंत चौधरी, विवेक चौधरी आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।
महिला एवं बाल विकास द्वारा 8 मार्च से 22 मार्च तक पोषण एवं सीप पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत एक ओर मातृ शक्ति एवं बाल शक्ति के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हर घर और हर महिला तक पहुंच को देखते हुए उनको भी मतदाता जागरूकता के सीप पखवाड़ा में जोड़कर उनका लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को राजाखेड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण एवं सीप रैली निकाली गई। रैली के दौरान महिलाओं ने हाथों में मतदाता जागरूकता संबंधी तख्ती व बैनरों को लेकर नारों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया। रैली को पंचायत विकास अधिकारी राजाखेड़ा राकेश सिंगल ने हरी झंडी दिखाकर सीडीपीओ कार्यालय से रवाना किया। रैली में साक्षरता अधिकारी दिनेश शुक्ला, कार्यालय स्टाम्प अहमद जैन, गोपाल सिंह राणा, महिला प्रवेशक कृष्णा देवी, चंद्रकांता के अलावा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। नारी का सम्मान है। जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने सागरपाड़ा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। निर्माण कार्य की प्रति सप्ताह रिपोर्ट लेना आवश्यक है। उन्होंने MNIT जयपुर से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदार राजीव सिंगल को निर्देश देते हुए कहा कि डाले गए बीम के लिए सरियों को बदलकर नए सरिये उपयोग में लिए जाएं। भवन की डिजाइन हेरिटेज होनी चाहिए। भवन के अंदर आधुनिक सभी सुविधाएं होना आवश्यक है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधार समिति के पदाधिकारियों से भी संपर्क करने को कहा। जिले के बाड़ी थाना इलाके में 30 वर्षीय युवक पर पैसे के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में परिजन बाड़ी CSC लेकर पहुंचे, जहां युवक अधिक जख्मी होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। पीड़ित पप्पू ने बताया कि उसके पड़ोसी से पैसों के लेन देन को लेकर पुराना विवाद चला रहा था। पड़ोसी ने 8,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन आज जैसे ही रुपयों का तगादा किया तो पड़ोसी और उसके परिजनों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस के समक्ष तहरीर पेश कर दी है। मैंने दूसरे व्यक्ति से 2,000 रुपये लिए थे। किससे लिए थे? कृष्णा के दोस्त से। कृष्णा से लिए थे। कृष्णा का दोस्त मेरे से मांग रहा था 2,000 रुपये दे दे। मैंने बोला कि उसको दूंगा मैं। उसने बोला मेरे को दे दो। मैं नहीं देता हूँ, मेरे को 8,000 रुपये थे। उसने मेरे को हाथापाई की, मेरे मारपीट किया था। 8,000 रुपये भी ले लिए, दोस्त को भी बुला लिया था अपने को, अपने साथ में। उन्होंने मारपीट की थी मेरे साथ बहुत कर बेंटो से। कितने लोग थे वो? 2 लोग। आपका नाम क्या है? पप्पू। कहाँ रहते हो? गाँव रोड बेराबाद। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF के 6 जवानों के परिवारों को राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा 1-1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष सियाराम शर्मा द्वारा की गई थी, जिसके तहत आज शहीद भागीरथ सिंह के गांव जैतपुर राजाखेड़ा पहुंचकर शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने शहीद की वीरांगना को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान शर्मा के साथ सभाध्यक्ष अशोक पारासर, संरक्षक सावित्री शर्मा, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री सुरेश भारद्वाज, संगठन महामंत्री विवाह प्रकाश शर्मा, जिला अध्यक्ष महेश त्यागी, जिला मंत्री राजवीर सिंह परमार, कोषा अध्यक्ष अब्दुल अजीज, ब्रज किशोर शर्मा, उमाकांत शर्मा, रामनिवास मीणा, अयूब खान, पार्थ गुर्जर, केशव सिंह, ओम प्रकाश लोधा आदि पदाधिकारियों एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त परियोजना समन्वयक मुकेश गर्ग भी रहे। धौलपुर शहर के भामतीपुरा निवासी राम बिहारी श्रीवास्तव को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा विधि प्रकोष्ठ का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसे लेकर आज कोर्ट परिसर में अधिवक्ता एवं सामाजिक लोगों ने माला एवं साफा पहनाकर श्रीवास्तव का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष राजवीर सिंह हसेलिया, पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ, भीष्म प्रताप सिंह शकरबार, पप्पू सिंह, सतीश शर्मा, राम खिलाड़ी त्यागी, अजीत सिंह, शैलेंद्र सक्सेना, मदन मोहन शर्मा, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, शरीफ खान, नीलम शर्मा, बीरेंद्र सक्सेना, किरोड़ी लाल यादव, श्वेता यादव आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। बसई नवाब की ग्राम पंचायत कार्यालय पर GPDP थीमेटेक रिफ्रेशर 1 दिवसीय वार्ड पंचों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हरीश कुशवाहा व ग्राम विकास अधिकारी परमाल सिंह के द्वारा की गई, जिसमें ग्राम पंचायत विकास नियोजन पर चर्चा की। इस दौरान जिला संदर्भ मदन सिंह ने शिविर में ग्राम पंचायत के विकास के लिए मुख्य प्राथमिकताओं के
तहत गरीबी उन्मूलन, मानक विकास, सामाजिक व नागरिक सुविधा आदि को लेकर विशेष वार्ता की। साथ ही स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर सुंदर सिंह कुशवाहा, परमाल सिंह गुर्जर, नंदराम कुशवाहा, संजय शर्मा, जगदीश सविता, वीरेंद्र कुशवाहा आदि मौजूद रहे। वसई नवाब के 72 नंबर राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बुधवार को GPDP 1 दिवसीय वार्ड पंचों की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वार्ड पंचों को ग्राम पंचायत विकास नियोजन के बारे में समझाया गया। इसके साथ साथ में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पर और सफाई पर बल देने की बात की। वसई नवाब के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर बुधवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान महिला पर्यवेक्षक शकुंतला देवी व महिला सुपरवाइजर बिमलेश त्यागी के द्वारा ECE किट व नवीन वर्क बुक को लेकर जानकारी प्रदान की गई। आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चों के विकास को लेकर जैसे भाषा, बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक आदि को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर महिला सुपरवाइजर बिमलेश त्यागी, राजकुमारी, यशोदा देवी, पूनम परमार सहित क्षेत्र से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। आज दिनांक 13 मार्च 2019 को राजीव गांधी वसई नवाब केंद्र पर हम सभी वसई नवाब प्रक्षेत्र की कार्यकर्ताएं उपस्थित हुई हैं। इनका उपस्थित होने का कारण है ECE प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में सुपरवाइजर बहन जी द्वारा हमें बताया गया कि जो 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए हमें जो किताबें मिली थी, 3 से 4 की अलग, 4 से 5 की अलग, और तरंग, उमंग, किलकारी नाम की जो पुस्तकें मिली हैं, उनमें जो अब थोड़ा परिवर्तन किया गया है सरकार द्वारा, तो उनको समझाने के लिए हमें ये बताया गया है कि पहले की पुस्तक में हमें किस तरह से पढ़ाना था, अब पुस्तक में कैसे पढ़ाना है। धौलपुर शहर के बघेल छात्रावास पर आज से भागवत सप्ताह शुरू हो गई है। इससे पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो गोविंद वाटिका से शुरू होकर आसपास के क्षेत्रों की परिक्रमा करते हुए कथा स्थल बघेल छात्रावास अहिल्याबाई आश्रम पहुंचकर समाप्त हुई। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शामिल हुए। कलश यात्रा की समाप्ति पर वृंदावन से आई कथावाचक साध्वी प्रिया किशोरी जी ने वेद मंत्रोच्चारण कर कलश को स्थापित किया। कथा में कथावाचक साध्वी प्रिया किशोरी ने कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली कथा के पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा से भगवान श्री कृष्ण को समझने का अवसर मिलता है। उनके बताए गए सत्य मार्ग पर चलना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। उन्होंने दुनिया को प्यार से जीतने की कला सिखाई। जैसे रोटी बिना परथन के नहीं बनती, वैसे श्रीमद् भागवत कथा में बिना भजन के कथा में आनंद ही नहीं आता। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बाड़ी में भागवत कथा का आयोजन केला देवी माता मंदिर पर किया जा रहा है। भागवत कथा की कलश यात्रा केला देवी माता मंदिर से शुरू हुई, जो अंबेडकर चौराहा, भारद्वाज मार्केट, सीताराम बाजार और मुख्य बाजार से होते हुए किला गेट से मंदिर तक निकाली गई। इस भागवत कथा का आयोजन बाड़ी के समस्त भक्तगण, नगरवासियों और महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस भागवत कथा के कथावाचक बाड़ी निवासी दिवाकर शास्त्री द्वारा वाचन किया जा रहा है। यह इनके द्वारा बाड़ी केला देवी मंदिर पर 10वीं भागवत कथा का आयोजन है, जो हर साल होता है। पंडित दिवाकर शास्त्री ने बताया कि लोगों में धर्म की आस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की भागवत कथा का आयोजन शहर में होते रहना चाहिए, जिससे धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और मन को शांति मिलती है।